नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट AK-47 को लेके कल ट्रिपल डिफेंस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि ट्रिपल डिफेंस की तरफ से अभी इंडियन आर्मी को AK-47 अपग्रेड किट को सप्लाई किया गया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, लेकिन पिछले साल आर्मी की तरफ से अपने एग्जिस्टिंग AK-47 को अपग्रेड करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें ट्रिपल डिफेंस की अपग्रेड किट को सिलेक्ट किया गया था। इसमें फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इसमें इजरायली फर्म फर्ब डिफेंस को पीछे छोड़ के ट्रिपल डिफेंस की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया गया था। AK-47 की बात करें तो भले ये कोल्ड वॉर एरा के वेपन है, लेकिन इनमें आज भी खतरनाक फायर पावर मौजूद है और इनको सबसे टफेस्ट असॉल्ट राइफल में गिना जाता है। और आज भी 300 मीटर के अंदर होने वाली एंगेजमेंट के दौरान AK-47 का कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी पुराना है, तो इसमें कोई भी मॉडर्न अटैचमेंट को लगाने का सिस्टम नहीं है। इनमें हम ना तो कोई साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई नाइट विजन सिस्टम के स्कोप को इस पर लगा सकते हैं। इस वजह से इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। एक तरीके से इसकी आउटर बॉडी सेक्शन को निकालकर उस पार्ट को चेंज करके उस जगह पर नए नए तरह की हैंड ग्रिप्स, पिकाटिनी रेल्स को ऐड करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद इसमें हम लोग जो चाहे वो अटैचमेंट को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हम इसमें कोई भी मॉडर्न साइट से लेके फ्लैश लाइट्स और नाइट विजन सिस्टम को इस्तेमाल कर पाएंगे। और अभी तो इसमें वर्टिकल हैंड ग्रिप्स को भी लगाया जा सकता है और इसके बाद ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। इसी वजह से इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। अब फर्ब डिफेंस की बात करें तो ये काफ़ी पहले से ही इंडियन आर्मी की AK-47 के लिए ऐसी अपग्रेड किट को सप्लाई कर रहा था, लेकिन पहली बार फर्ब डिफेंस को भी एक इंडियन कंपनी की तरफ से टेंडर में चैलेंज किया गया था और साथ ही उसको हराया भी गया था। और उम्मीद है कि आगे चल के हमारे जितने भी AK-47 को अपग्रेड किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के फॉरेन कंपनीज के बदले इंडियन कंपनी को ही मिलने वाली है। अगला अपडेट F-18 सुपर हॉर्नेट को लेके पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि बोइंग की तरफ से अभी अगले महीने भारत को अपनी 2 F-18 सुपर हॉर्नेट को भेजने का फैसला किया गया था, जिनको आगे चल के गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट किया जाएगा। अभी तक भारत की तरफ से फ्लोट किए गए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर में राफेल और F-18 अकेले 2 फाइटर जेट है, जिनको नेवी इवेल्युएट कर रही है। इनमें से राफेल को पहले से ही शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट किया जा चुका है और अभी बस F-18 बचा हुआ है, जिसकी टेस्टिंग अभी किया जाएगा। अब भारत में अपनी फाइटर जेट को भेजने से पहले ही F-18 को लेके काफी जबरदस्त लॉबी भी किया जा रहा है और अभी इसको लेके बोइंग की तरफ से एक इंटरनेशनल मैगजीन में बताया गया कि इंडियन नेवी की टेंडर में F-18 के सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि F-18 कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए राफेल से बेहतर होने वाला है और स्पेशली इंडियन नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने के लिए F-18 राफेल के मुकाबले कुछ मामले में काफी बेहतर होने वाला है। बोइंग की तरफ से यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट बताए गए थे। पहला पॉइंट ये है कि F-18 की विंग्स को फोल्ड किया जा सकता है, जिस वजह से इनको हैंगर में स्टोर करने में ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही आसानी से इंडियन नेवी की INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट हो जाएगा। बदले में डसॉल्ट की तरफ से राफेल की विंग्स को फोल्ड करने के कुछ सिस्टम को ऑफर किया तो जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट फोल्डेबल ऑप्शन नहीं है और बदले में इसको डिटैच करने की ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग या लेंदी प्रोसेस होने वाला है, ऐसा बोइंग की तरफ से बताया जा रहा है। इसके बाद F-18 की एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि F-18 की जो ट्रेनर वेरिएंट होने वाले यानी कि ट्विन सीटर वेरिएंट्स होने वाले हैं, इनको भी कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि राफेल की ट्विन सीटर वर्जन को कैरियर से ऑपरेट करना संभव नहीं है और इनको सिर्फ शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि राफेल की एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट होने वाली है, क्योंकि टोटली अभी हम 26 से 27 फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं, जिनमें से 8 ट्रेनर वेरिएंट हो सकते हैं। तो अगर हम राफेल के साथ जाएंगे तो जो 26 एयरक्राफ्ट रहेंगे उनमें से बस 18 ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जिनको कैरियर से ऑपरेट किया जा सकेगा, जबकि F-18 की एंटायर फ्लीट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि F-18 एक कैरियर बेस्ड फाइटर है और नेवल वॉरफेयर की बात करें या एंटी-शिप वेपन्स की बात करें तो F-18 के पास राफेल के मुकाबले ज्यादा फायर पावर मौजूद है। ये 4 एंटी-शिप मिसाइल को एक ही बार में कैरी कर सकता है, जबकि राफेल बस एक ही मिसाइल को कैरी कर पाएगा। अब बोइंग का कहना है कि वो पहले से ही INS विक्रांत और विक्रमादित्य से ऑपरेट करने के लिए F-18 को तैयार कर चुके और इसको बोइंग की तरफ से अपने टेस्ट फैसिलिटी में कई बार टेस्ट भी किया जा चुका है। अब इंडियन नेवी की बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो जिस भी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाएगा उसको कम से कम
एक एंटीशिप मिसाइल के साथ कैरियर से टेक ऑफ करना पड़ेगा, जबकि बोइंग का कहना है कि F-18 को वो 2 एंटीशिप मिसाइल के साथ भारत को डेमो दिखा सकते हैं और ये आसानी से 2 एंटीशिप मिसाइल के साथ इंडियन नेवी की कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से टेक ऑफ कर जाएगा। और ये कुछ मेजर पॉइंट्स होने वाले हैं जिस वजह से बोइंग को लगता है कि इंडियन नेवी की टेंडर में राफेल के बदले F-18 के सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा है। अगला अपडेट राफेल को लेके, जब एक तरफ बोइंग की तरफ से अपनी F-18 को इंडियन नेवी की टेंडर में जबरदस्त तरीके से पुश करने की कोशिश किया जा रहा है या लॉबी किया जा रहा है, तभी दूसरी तरफ डसॉल्ट की तरफ से भी भारत से राफेल की फर्दर ऑर्डर की उम्मीद किया जा रहा है। स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की MMRCA टेंडर को लेकर और कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर पर अभी डसॉल्ट का नजर बना हुआ है। हाल ही में डसॉल्ट की तरफ से बताया गया था कि यूएई की तरफ से अभी ऑफिशियली 80 राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और उनके लिए अभी पेमेंट को करना शुरू किया जा चुका है, जिसके बाद अभी वो यूएई को राफेल की F4 वर्जन को सप्लाई करने वाले हैं। अब पिछले साल 3 दिसंबर को यूएई की तरफ से 80 राफेल के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 16 बिलियन यूरो के आसपास की थी, जिसमें राफेल का जो कॉस्ट था वो लगभग 14 बिलियन यूरो के आसपास की थी और जो वेपन पैकेज था उसके लिए एडिशनल 2 बिलियन यूरो पे किया गया था। अभी जो राफेल होने वाले थे ये राफेल के F4 वर्जन होने वाले थे और अभी राफेल की F4 वर्जन का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर शायद यूएई होने वाला है, जिनको 2027 के बाद इनकी डिलीवरी मिलना शुरू होने वाला है। अब जब से भारत की तरफ से राफेल को खरीदने का फैसला किया गया था उसके बाद से ही अलग अलग देशों की तरफ से भी राफेल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और अभी ग्रीस और सर्बिया जैसे देशों के अलावा कुछ ऐसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी आ चुके हैं जो कि आगे चल के राफेल को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच डसॉल्ट एविएशन की तरफ से उम्मीद किया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी राफेल के लिए यहाँ पे फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और इस बार वो भारत को भी राफेल के F4 वर्जन को ऑफर करने वाले, जिसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को अभी काफी हद तक इंप्रूव करने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात तो ये है कि आगे चल के भारत की तरफ से एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके, आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जब भारत और यूएस के बीच 2+2 लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था, तभी भारत और यूएस के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसमें आगे चल के यूएस की वॉरशिप्स को भारत में ही मेंटेनेंस और सपोर्ट जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अब तब तो भारत और यूएस के बीच इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें सामने आ रहे हैं, क्योंकि यूएस की वॉरशिप्स की बात करें तो यूएस के कुछ ऐसे वॉरशिप्स हैं जिनको वो आगे चल के भारत में सर्विस या रिपेयर जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकते हैं। ये वो वेसल्स होने वाले जिनको नॉर्मली लंबी दूरी के मिशन में डिप्लॉय किया जाता है और इसमें कुछ वेसल ऐसे हैं जो कि साइज में काफी बड़े होने वाले हैं और भारत में बस कुछ ही ऐसे गिने चुने शिपयार्ड मौजूद हैं जो कि इस साइज की वेसल को रिपेयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं। यूएस की तरफ से भी प्रपोज किए जा रहे एम्फीबियस प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसकी लेंथ लगभग 220 मीटर के आसपास होने वाली और इसका डिस्प्लेसमेंट 30,000 टन के आसपास होने वाली है। लेकिन हमारे मैक्सिमम शिपयार्ड्स में इतने बड़े वेसल्स को सर्विस या मेंटेनेंस जैसे फैसिलिटी देने में दिक्कत होने वाली है। अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा था कि उनके पास अभी जो फैसिलिटी मौजूद है उसमें आसानी से 200 मीटर के अंदर आने वाली वेसल को या वॉरशिप्स को सर्विस को प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन इससे बड़े वॉरशिप्स को मजगांव डॉक लिमिटेड में सर्विस या मेंटेनेंस जैसे फैसिलिटी देने में थोड़े दिक्कत होने वाले हैं। अब कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो उसमें ऐसे वेसल को सर्विस किया जा सकता है और अभी भारत की तरफ से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ भी इसको लेकर बातचीत किया जा रहा है और यूएस को इसको लेकर रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया कि उनके जो भी वेसल भारत में आगे चल के सर्विस या मेंटेनेंस के लिए आने वाले या भेजे जाने वाले इनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है और उसी हिसाब से वेसल आगे चल के भारत के अलग अलग शिपयार्ड्स को एलोकेट किया जा सकता है। और अभी इंडियन शिपयार्ड्स की विजिट पर यूएस की एक टीम भी आने वाली है जो कि अलग अलग इंडियन नेवल शिपयार्ड्स को देखने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से शिपयार्ड आगे चल के यूएस की वॉरशिप्स को मेंटेनेंस या रिपेयर जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल वॉरशिप्स की बात करें तो इनको कोई भी शिपयार्ड में सर्विस या मेंटेनेंस किया जा सकता है, लेकिन एम्फीबियस शिप्स या लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जैसे वेसल की बात करें तो ये साइज में काफी बड़े होने वाले हैं और ऐसे वेसल्स को भारत में बस कुछ ही गिने चुने शिपयार्ड मौजूद हैं जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।